Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I think we have enough participants, so let's start the session. Can anybody confirm कि मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? Yes sir, आ रही है. Thank you. बिस्मिल्लाह करते हैं. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to third day of the course, and today we are going to discuss taxonomy of educational objectives. ब्लूम टेक्सोनॉमी का लफ्ज आप लोगों ने सुना होगा. जो पहला लफ्ज है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, that is from बेंजामिन सैमुअल ब्लूम. 1913 में पैदा हुए थे एंड डेथ हुई थी 1999 में. Let me tell you a few things about this Samuel Bloom. एक अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे और आप लोगों ने APA या अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का नाम सुना होगा. अगर आपने एमफिल या PhD वगैरह की हो तो APA स्टाइल भी है. So you may now not forget Mr. Bloom. Bloom was part of that American Psychological Association और उन्होंने जो थ्योरी पेश की, that is called mastery learning. उनसे पहले जितने भी एजुकेशनिस्ट गुजरे थे, चाहे जॉन डीवी हो, चाहे थॉर्नडाइक हो, फ्रोबिल हो, पावलोव हो और अदर एजुकेशनिस्ट. अगर आपको याद ने पढ़ा हो तो जॉन डीवी कहते हैं कि एजुकेशन इज द reconstruction of experiences. थॉर्नडाइक कहते हैं कि through trial and error we learn. फ्रोबेल कहते हैं through gifts we can teach the students better in a better way. पावलोव की अगर थ्योरी आपने पढ़ी हो, so he says that through incentives या stimulus response के जरिए से हम बच्चों को बेहतर पढ़ा सकते हैं. अब इन सब में एक चीज मुश्तरक है और that is that they are all the time telling you people that how children learn. बच्चे किस तरह से सीखते हैं. यानी डीवी साहब कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन एक्सपीरियंसेस करते हैं, थॉर्नडाइक कहते हैं ट्रायल एंड एरर से सीखते हैं, फ्रोबेल कहते हैं वो सिमुलेशन एक्यूमुलेशन और जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके मॉडल्स वगैरह देखकर आप पढ़ा सकते हैं. पावलोव कहते हैं इंसेंटिव्स दे, स्टिमुलस दे वगैरह वगैरह. वो प्रोसेस बयान कर रहे हैं कि हाउ दे लर्न. बेंजामिन ब्लूम को भी ये टास्क दिया गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से कि आप भी इस पे काम करें कि हाउ दे लर्न. लेकिन उन्होंने कहा हाउ पे तो बहुत काम हो चुका, मैं इस काम बात पे काम कर लेता हूँ कि व्हाट वी लर्न या व्हाट चिल्ड्रन लर्न. बच्चे सीखते क्या है, कैसे को छोड़ दें, क्या क्या सीखते हैं, इस पे काम कर लेते हैं. सो उन्होंने इस एंगल से चीज़ों को देखा कि व्हाट वी लर्न. और फिर So I think now it's clear to you कि ब्लूम साहब who was Bloom और उन्होंने किस चीज़ पे काम किया. उन्होंने जो फिर आइडेंटिफाई किए 3 डिफरेंट एरियाज, इन पर लेटर ऑन हम बात करेंगे कि 3 एरियाज आइडेंटिफाई कर ली. एक नॉलेज से रिलेटेड था, एक अफेक्शन या फीलिंग से रिलेटेड था और एक स्किल से रिलेटेड था. और उनके मुख्तलिफ स्टेजेस पर या स्टेप्स बयान कर लिए कि वी फॉलो दीज स्टेप्स एंड वी लर्न. सो दीज आर द डिफरेंट steps involved in the learning process. So it was about Benjamin Samuel Bloom. As far as the second part of Bloom taxonomy is concerned, that is taxonomy. अब taxonomy का लफ्ज जो है दो अल्फाज से मिलकर बना है. एक है taxis and the second one is nomos. Taxis कहते हैं arrangements को and nomos कहते हैं science को. In the science of arrangement, चीज़ों को जो हम अरेंज करते हैं तो 2 तरीकों से करते हैं, या लॉजिकल ऑर्डर देते हैं या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर देते हैं. लॉजिकल जैसे कोई तुक बनता हो, सेंस बनता हो, जो नेचुरल वे ऑफ हैपनिंग हो तो उसको लॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, तरतीब. और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं जब हम डेट वाइज या ईयर वाइज या एज वाइज चीज़ों को तरतीब देते हैं. सो दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. इसी तरह से टेक्सोनॉमी इज अरेंजमेंट, द साइंस ऑफ अरेंजमेंट, यानी चीज़ों को तरतीब से रखना. और जो डोमेन का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया
कैटेगराइज किया, जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि नॉलेज को उन्होंने लर्निंग को उन्होंने कैटेगराइज किया और 3 कैटेगरीज आइडेंटिफाई कर ली। एक नॉलेज से रिलेटेड था, एक फीलिंग से रिलेटेड था, और तीसरा जो है दैट वाज द स्किल से रिलेटेड था। सो 3 वो डोमेन्स थे या 3 वो जो एरियाज थे, इनके लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टेप्स अरेंज कर दिए कि कौन कौन से स्टेप्स अकर होते हैं, कौन सा पहले, फिर उसके बाद कौन सा, और उसके बाद फिर कौन सा। So now it's clear to you what is meant by Bloom and taxonomy. अब देखते हैं कि जो मुख्तलिफ डोमेन्स थे ये कब डेवलप हुए और किन किन ने डेवलप किए। ब्लूम टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन्स हैं। एक है कॉग्निटिव डोमेन जो नॉलेज से रिलेटेड है, इसमें ब्लूम भी थे, एंगलेहार्ट, फर्स्ट, हिल एंड क्लॉथवाल, और 1956 में ये डोमेन डेवलप हुआ या मुतारिफ कराया गया। जो अफेक्टिव डोमेन है जिसका ताल्लुक फीलिंग के साथ है, इमोशंस के साथ है, एहसासात के साथ है। अफेक्शन का लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा, अगर अफेक्टिव डोमेन आप भूल जाते हैं। अफेक्शन मोहब्बत को कहते हैं, फीलिंग्स को कहते हैं। और दूसरे वाला जो डोमेन था अफेक्टिव डोमेन, एंड इट आल्सो यू कैन सी कि ब्लूम was present over there, he was leading the team, क्रॉथवाल भी इसके अंदर थे, और तीसरे जो बंदा था that was Messiaen. So Engelhardt, First and Hill, they were not present. Now over here you can get an idea कि ब्लूम टैक्सोनॉमी सिर्फ बेंजामिन ब्लूम ने इंट्रोड्यूस नहीं कराया था, बल्कि पूरी की पूरी एक टीम थी जिन्होंने इस पे काम किया था। So फर्स्ट 2 जो डोमेन्स थे, जो कॉग्निटिव, जो लर्निंग या जो नॉलेज से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड द कॉग्निटिव डोमेन। या फिक्शन या फीलिंग से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन। और साइको मोटर डोमेन, इसमें जो बेंजामिन ब्लूम थे, ही वाजंट देयर। I think some participants have sound issue. Okay. Now hopefully it will be better. जो थर्ड डोमेन था साइकोमोटर डोमेन, जो स्किल से रिलेटेड था, इट वाज फर्स्ट जो इसका मॉडल आया था, इट वाज प्रेजेंटेड बाय सिम्पसन, और इसके बाद फिर बहुत से मॉडल्स आते गए, लेकिन जो मोस्टली नोन है वो सिम्पसन ही का मॉडल है 1972 में। इवन इस ब्लूम टैक्सोनॉमी को का एक रिवाइज वर्जन भी 2001 में आया, जिसको हम फिर देखेंगे, और इन्हीं के एक स्टूडेंट थे ब्लूम साहब के, सो उन्होंने वो इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ से जो पिक्चर हमारे पास आ रही है, सो 3 टाइप्स ऑफ लर्निंग वी मेक। एक वो लर्निंग है जो नॉलेज से रिलेटेड है, जो किताबों से हम इंफॉर्मेशन वगैरह लेते हैं, उसको कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं। एक वो है जो हम अखलाकियात, इमोशंस, फीलिंग्स वगैरह सीखते हैं, मुआशरे से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डोमेन। और एक वो है जो हम कोई स्किल वगैरह सीखते हैं, यानी जो कोई हुनर वगैरह सीखते हैं, कोई फन वगैरह सीखते हैं, दैट इज कॉल्ड द साइकोमोटर डोमेन। अब इनके लिए मुख्तलिफ स्टेप्स डिफाइन किए गए। इफ यू रिमेंबर टैक्सोनॉमी, साइंस ऑफ अरेंजमेंट, सो मुख्तलिफ स्टेप्स डिफाइन किए गए कि कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहले क्या होता है, अफेक्टिव में पहले क्या होता है, साइकोमोटर में पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। इफ यू लुक एट दीज 3 टुगेदर, जो कॉग्निटिव डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन नॉलेज, कंप्रहेंशन, सबसे पहले नॉलेज वी गेन, देन कंप्रहेंशन, देन एप्लीकेशन, देन एनालिसिस, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। जो अफेक्टिव डोमेन है, सबसे पहले रिसीविंग, देन रिस्पॉन्डिंग, देन वैल्यूइंग, देन ऑर्गेनाइजेशन, देन कैरेक्टराइजेशन। जो साइकोमोटर डोमेन है, जो सिम्पसन ने मॉडल प्रेजेंट किया था, it was at first we perceive, then we set, then there are guided responses, then there is mechanism developed, then there are complex overt responses, then adaptation and then origination. अब इन हर एक स्टेप को देखेंगे कि नॉलेज से क्या मुराद है, कंप्रहेंशन से क्या मुराद है, एप्लीकेशन से क्या मुराद है, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, और आप अपने क्लासरूम के अंदर किस तरह से इन सब को अप्लाई कर सकते हैं। These are different cognitive levels, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. So these are the cognitive level. Affective domain को भी फिर देखेंगे, and then the psychomotor domain. So let's start with this cognitive domain. कि cognitive domain है क्या?
Let me tell you a few more things about this cognitive domain. जो knowledge comprehension और application है, इन 3 levels को कहा जाता है lot या lower order thinking. Knowledge comprehension application are also called lot or lower order thinking. L for lot, O for order, T for thinking. As for hot या higher order thinking, so analysis, synthesis और evaluation को कहा जाता है hot या higher order thinking. So we can see that the first 3 are the lot or lower order thinking, and the last 3 are the hot or higher order thinking. अब समझने की कोशिश करते हैं कि ये नॉलेज क्या है, कंप्रहेंशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है, एनालिसिस क्या है, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. अब जिस तरह के अरेंजमेंट और जिस तरह के मैंने कहा कि हर एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है, हर एक दूसरे के लिए बेस भी बनाता है, तो किस तरह से ये बेसिस बनाता है. सबसे पहले वी गेट नॉलेज. नॉलेज मीन्स मेमोराइजेशन और रिकॉलिंग. किसी चीज को याद करने को कहते हैं नॉलेज. यानी अगर किसी बंदे को बहुत सी चीजें याद हैं, पाकिस्तान कब बना था 1947, कितने नुकात थे कायदे आज़म वाले में, तो 2 पाकिस्तान कब एटॉमिक पावर बना था, और डेट आपको फौरन से वो बता दे. सो दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स. जब हम बच्चों को सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स सिखाते हैं तो हम उनको नॉलेज देते हैं. सो नॉलेज इज जस्ट मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन. अगरचे रट्टे का लफ्ज बहुत बुरा लगता है, इट्स अ नेगेटिव वन, लेकिन रोट मेमोराइजेशन वी कैन से कि वो याद करता है या रिकॉल करता है. सो रिकॉलिंग और रिटेनिंग और मेमोराइजेशन कैपेसिटी इज कॉल्ड द नॉलेज. एक मिसाल को आगे लेकर बढ़ते हैं और एक एक स्टेप में देखते हैं कि वहां पर नॉलेज क्या चीज होगी, कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन. मैथमेटिक्स के एक एग्जांपल a + b होल स्क्वायर, और हमने बच्चों को याद करा दिया कि a² + b² + 2ab. सो सिर्फ उनको पता चला या C + O = कार्बन मोनोऑक्साइड, C + O2 कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + O कार्बन हाइड्रोजन वाटर इसका, और C F = Ma etc etc. सिर्फ हमने उसको फार्मूले याद करवा दिए या कोई डिफिनीशन हमने उनको याद करवा दी. सो वी आर गिविंग हिम जस्ट द नॉलेज. कंप्रहेंशन ये कब होगी, जब हम उन बच्चे को ये बताएं कि a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab, और फिर सारा का सारा प्रोसेस हम बच्चे को समझा दें कि a + b होल स्क्वायर is how equal to a² + b² + 2ab. पूरी के पूरी कैलकुलेशन करा दे उनको, मल्टीप्लाई करके, और फिर नीचे से जवाब उनको बता दे कि बेटा ये जो हम कहते हैं कि a + b होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab. सो ये ए से फार्मूले को अप्लाई करके हम ये अखज़ कर देते हैं कि a² + b² a + b होल स्क्वायर a² + b² + 2ab. यानी जब हम प्रोसेस समझाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड द कंप्रहेंशन और अंडरस्टैंडिंग. एक और मिसाल इंग्लिश की तरफ, अगर हम उनको कहते हैं कि व्हाट इज एन एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, व्हाट इज अ नैरेटिव पैराग्राफ, एंड व्हाट इज अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ. सिर्फ अगर हमने बता दिया व्हाट इज अ नैरेटिव पैराग्राफ और हमने डिफिनीशन लिखवा दी तो नॉलेज. लेकिन अगर हमने साथ में बता दिया कि नैरेटिव पैराग्राफ में स्टोरी होती है, वहां पर कैरेक्टर्स होते हैं, वहां पर मेन आइडिया होते हैं, इस तरह डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ हमने अलग से बता दिया कि अगर सिर्फ डिफिनीशन बता दी तो नॉलेज, लेकिन अगर प्रोसेस समझा दिया कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कहते किसे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंप्रहेंशन. सो नॉलेज, retaining capacity, and comprehension is when you make him understand that how and why is it so. Now, अगर आपने बच्चों को नॉलेज भी दे दिया a + b होल स्क्वायर = this one, और आपने प्रोसेस भी समझा दिया, कंप्रहेंड भी करवा दिया, तो आपने अंडरस्टैंडिंग भी करवा दी. Then comes the third stage. यानी अगर आप एप्लीकेशन की स्टेज तक बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आप नॉलेज और कंप्रहेंशन लेवल को पहले कवर कर लें. Now, what is application? Application is using the understood knowledge in new situation. Using the understood knowledge in new situation.
You should provide him not the same but similar situation. यानी सेम चीज अगर आप देते हैं तो फिर आप नॉलेज और कंप्रहेंशन से बच्चों को आगे नहीं लेकर जा रहे. You have to provide him a question that is similar but not the same. Same means बिल्कुल उसी तरह और similar means इससे मिलता जुलता. मिसाल के तौर पर आपने a plus b whole square तो समझा दिया तो कंप्रहेंशन करा दी. अब एप्लीकेशन के स्टेज पर आप c plus d whole square उनको दे दें. Now he will be applying his knowledge. या a plus b whole square की बजाय 2 plus 3 whole square आप उनको दे दें. Now he will be applying his knowledge. इसी तरह से दूसरी मिसालों से के जरिए से भी आप एप्लीकेशन लेवल पर बच्चों को लेकर जा सकते हैं. जब आप कोई प्रोसेस समझा देते हैं और नई सिचुएशन में बच्चों को डाल लेते हैं कि अब अपने नॉलेज को यूज कर लें. सो यूज ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एप्लीकेशन. देन द नेक्स्ट वन दैट इज कॉल्ड द एनालिसिस. एनालिसिस कहते हैं when you teach him that comparison or when he is able to identify the similarities and the differences. हम कैरेक्टर एनालिसिस कराते हैं. कैरेक्टर एनालिसिस में हम क्या कराते हैं? हम यही कराते हैं कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर से क्यों कर मुख्तलिफ था. हम सिचुएशनल एनालिसिस करते हैं. डिफरेंट सिचुएशंस को लेकर हम उसमें डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज आइडेंटिफाई करते हैं. So character analysis, situational analysis या even critical analysis. जब critical analysis हम करते हैं तो हम मुख्तलिफ एस्पेक्ट से चीज़ों को देखते हैं और उनकी जुज़ियात को समझने की कोशिश करते हैं. Now उसी मिसाल को देख लेते हैं a plus b whole square को. a plus b whole square is equal to this one. फिर आपने समझा दिया. एप्लीकेशन आपने c plus d whole square करा दिया या 1 plus 2 whole square करा दिया एप्लीकेशन. पैरेलल आपने एक और फार्मूला भी समझा दिया अलग से. रिमेंबर वन थिंग, एनालिसिस से पहले कभी भी कंपैरिजन नॉलेज कंप्रहेंशन और एप्लीकेशन के स्टेज पे बच्चों को ना कराया करें. अब a minus b whole square is something different from a plus b whole square. तो आपने a minus b whole square की नॉलेज भी दे दी is equal to a square plus b square minus 2ab. फिर आपने प्रोसेस भी समझा दिया. फिर आपने उनको प्रैक्टिस भी करवाई, उनका इस्तेमाल भी सिखा दिया. अब एनालिसिस के स्टेज पर आप बच्चे को फिर ये सिखाते हैं कि why a plus b whole square is this one and why a minus b whole square इसका रिजल्ट क्यों कर ये आ जाता है. एक और मिसाल, आपने बच्चे को नैरेटिव पैराग्राफ के मुतालिक बताया और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ के मुतालिक बताया. सिर्फ डिफिनीशन दे दी. फिर उनको समझा दिया कि नैरेटिव पैराग्राफ इसे कहते हैं और डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ इसे कहते हैं, लेकिन shouldn't be mixed together, अलग अलग से. फिर आपने मुख्तलिफ मिसालों के जरिए उनको समझाने की कोशिश की और उनको मुख्तलिफ पैराग्राफ्स वगैरह दे दिए और उनसे कहा कि इसमें से आइडेंटिफाई करो कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ कौन सा है अलग से. और फिर अगर आपने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स दे दिए तो उनको कह दिया कि नैरेटिव पैराग्राफ कौन सा है. सो एप्लीकेशन. अब एनालिसिस के स्टेज पर जब आप लेकर गए तो अब बच्चे से कहें कि what are the differences between a narrative and a descriptive paragraph. तो अब बच्चा इस काबिल है कि वो आपको बता दे कि नैरेटिव पैराग्राफ में कैरेक्टर्स होते हैं, वहाँ पर कुछ मैसेज वगैरह होता है, कोई सबक आमूज चीज़ें होती है, जबकि डिस्क्रिप्टिव में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है. सो एनालिसिस के स्टेज पर हम कंपैरिजन कराते हैं. इस तरह से अगर आपने आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड अलग अलग से बता दिए और आखिर में जाकर फिर आपने कह दिया कि अब इनके बीच में डिफरेंस बता दें, तो आप उनसे एनालिसिस करवा रहे हैं. सिंथेसिस इज when a child is able to do things by himself, to develop things by himself, to create things by himself. लेकिन तब जाकर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, तब जाकर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आएगी, खुद से लिख सकेगा, खुद से इंटरप्रेट कर सकेगा, जब वो इन स्टेजेस से आपने बच्चे को गुजारा हुआ हो. सिंथेसिस मींस क्रिएटिविटी, जब वो खुद से कुछ लिखना शुरू कर ले. अगर यही डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव पैराग्राफ के एग्जांपल को हम लेकर बढ़े तो सिंथेसिस के स्टेज पर हम उनको देते हैं कि राइट अ नैरेटिव पैराग्राफ ऑन द थीम दिस वन. थीम हम उनको दे देते हैं और बच्चे से कहते हैं कि इस पर एक नैरेटिव पैराग्राफ डेवलप करके दे दें. नाउ उन्होंने एनालिसिस की हुई है, उनको पता है कि नैरेटिव पैराग्राफ में ये चीज़ें शामिल करनी है और डिस्क्रिप्टिव वाली चीज़ें इसके अंदर शामिल नहीं करनी. अगर हम उनको कहते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिख के दे दें तो ही हैज़ ऑलरेडी पास थ्रू दीज थिंग्स और अब वो मिक्स नहीं कर रहा और आपको
एक नई चीज बना के दे रहा है. As far evaluation is concerned, evaluation जब बच्चा इस काबिल हो वो चीजों को जज कर सके. जजमेंट से मुराद है कि किसी चीज के मुतालिक वो स्टेटमेंट दे सके कि ये ठीक है या गलत है. आपने एमफिल और पीएचडी लेवल पे थीसिस वगैरह की इवैल्यूएशन का सुना होगा. वो बंदा थीसिस की इवैल्यूएशन कर सकता है जिसने खुद थीसिस डेवलप की हो, जिसने खुद सिंथेसिस की हो, वही बंदा क्या कर सकता है, इवैल्यूएशन कर सकता है. चलिए ये तो हो गई एमफिल और पीएचडी लेवल की बात. अब क्लासरूम लेवल पर इवैल्यूएशन ये है कि मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ पैराग्राफ्स लिखे या मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिख लिए किसी भी सब्जेक्ट के, और आप फिर बच्चे को कहते हैं कि बेटा नाउ यू हैव टू मार्क दिस क्वेश्चन और इवेल्युएट दिस पेपर, और बच्चे से आप वो पैराग्राफ जो है अगेंस्ट द रूब्रिक्स चेक कराते हो कि अब ये देख लो कि इसके अंदर गलतियां क्या क्या है. तो गलतियों की आइडेंटिफिकेशन एक बच्चा तब ही कर सकता है, करेक्शन वो तब ही कर सकता है जब वो इन सारे के सारे प्रोसेस से गुजरा हो, जब उसके पास उस चीज़ की नॉलेज हो, जब वो प्रोसेस को समझता हो, जब उन्होंने सिचुएशन में उसको डाला हो, जब उन्होंने मुख्तलिफ नुक्ते नज़र, मुख्तलिफ चीज़ों, मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स और मुख्तलिफ एंगल से चीज़ों को देखा हो, और जब उसने खुद भी कोई चीज़ उसी तरह से डेवलप करके दिया हो, तब ही जाकर वो बच्चा क्या कर सकता है, इवेल्युएट कर सकता है. नाउ व्हाट्स द मैसेज फॉर यू पीपल, कि आप भी जब भी बच्चों को पढ़ाएं तो सिर्फ वर्ड मेमोराइजेशन ना करा दिया करें, बल्कि बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया करें ताकि वो चीज़ों को समझे. और जब वो चीज़ों को समझे तो जब घर के लिए आप होमवर्क देते हैं तो आप सेम चीज़ें ना दें, बल्कि उससे मिलती जुलती थोड़ी डिफरेंट चीज़ें दिया करें ताकि वो अपने जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसको क्या करें, उसको अप्लाई भी कर ले घर के अंदर. अगर सेम चीज़ें आपके पास लेकर आ रहे हैं, सो यू आर नॉट मेकिंग हिम an independent learner. No, you are just making him a slave in the words of Aristotle. Aristotle की जुबान में अगर देखें तो कहते हैं, किसी ने पूछा कि slave किसे कहते हैं, वो कहते हैं person who can neither think nor act according to his wishes, that is called a slave. So application, आप नई नई चीजें बच्चों को दिया करें लेकिन समझाने के बाद, so he will be applying his knowledge. Analysis ये है कि आप आज आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा दिया, कोई कंसेप्ट पढ़ा दिया, कोई थ्योरी पढ़ा दी, कोई इक्वेशन पढ़ा दी, और कल उससे थोड़ी डिफरेंट अगर कोई थ्योरी आप पढ़ा रहे हैं तो फौरन से रिकॉल कर ले कि बेटा वो जो कल हमने पढ़ा था तो उसके अंदर क्या था, और ये जो आज हम पढ़ रहे हैं तो इसके बीच में डिफरेंस क्या है. इस तरह से आप सवालात भी लेकर आ सकते हैं बच्चों के लिए पेपर्स के अंदर. सिंथेसिस ये है कि ये सब कुछ करने के बाद बच्चों को फ्री हैंड दिया करे कि बच्चे खुद से लिखें, लेकिन प्रोसेस समझा कर. और इवैल्यूएशन ये है कि कभी कभी बच्चों से भी चीज़ों को हल करा दिया करें. सो दीज आर द डिफरेंट, इट्स द हाईएस्ट वन कि बच्चा इस काबिल हो जाए कि वो गलतियों की आइडेंटिफिकेशन कर सके, वो गलतियों की करेक्शन कर सके. दैट्स व्हाई दीज थ्री आर कॉल्ड हायर ऑर्डर थिंकिंग. अब देखते हैं कि हाउ टू डेवलप दीज, बल्कि इट्स एन एग्जांपल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. अगर नॉलेज का हो, so how many types of paragraphs are there, it's a simple question, knowledge level का है, और हमने उसको वो बच्चा जवाब देता है कि डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ है, नैरेटिव है, एक्सपोजिटरी है, वगैरह वगैरह. नॉलेज कंप्रहेंशन कब होगी कि हम उनको समझा दें. इट्स जस्ट हम रिकैप कर रहे हैं अभी जो हमने पढ़ा कि हम उसको कहते हैं व्हाट आर डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी पैराग्राफ, और वो डिस्क्राइब करके बता रहा है उनके जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, तो आपको ये बता रहा है कि डिस्क्रिप्टिव किसे कहते हैं, नैरेटिव किसे कहते हैं, और एक्सपोजिटरी पैराग्राफ किसे कहते हैं. इस तरह से एप्लीकेशन लेवल का हो तो अगर हम उसको से सवाल करें कि आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ पैराग्राफ इज इट, 2-3 पैराग्राफ्स आपने दिए हैं या कोई एक पैराग्राफ दिया हुआ, उनसे कहें कि ये कौन सा वाला पैराग्राफ है, और आपको बता दें कि ये फला वाला है, दैट विल बी एप्लीकेशन लेवल. एनालिसिस ये है कि अगर हम बच्चे से कहें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन expository and narrative paragraph. Remember one thing, analysis में हम similarities और differences बच्चे से मालूम करते हैं. फिर अगर synthesis level का है, so write a narrative paragraph, उनको कहते हैं आपको आप खुद create करके develop करके दे दें. अगर evaluation है, so evaluate the following paragraph if it qualifies the criteria of a narrative paragraph. तो हमने ऑलरेडी जो उनको समझाया हुआ है तो उसके अगेंस्ट वो देखेगा कि whether it fulfills all the it qualifies all the criteria or not. So hopefully इससे आपको cognitive
डोमेन को समझने में आसानी पैदा हुई होगी। अब देखते हैं कि जो कॉग्निटिव डोमेन के डिफरेंट लेवल्स हैं, इनको हम किस तरह से बच्चों को प्रैक्टिस किस तरह से करा सकते हैं। अगर नॉलेज हो तो किस तरह से, कंप्रिहेंशन हो तो किस तरह से। Okay, sorry, before that let's look at these questions also. अगर सवाल आप लेकर आते हैं कि what is plural of leaf, so I request that anybody may tell me कि ये कौन से लेवल का क्वेश्चन है। what is plural of leaf? You may please open your mics. Anybody may please tell me quickly कि ये कौन से लेवल का है। Sir, I think knowledge. Thank you. 100% correct. Okay, next one मुझे बता दे, can you explain why water pollutes? Who will tell me? Anybody else other than Sadia? जी हरीम। सर ये comprehension. Excellent, thank you. Okay, next question. What will happen if there is no pure water? कौन से लेवल का है? Anybody other than these two? सादिया और हरीम के अलावा। फरहान अहमद। Analysis. Okay, what will happen if? Okay, Hello. बिल्कुल आवाज आपकी आ रही है। Anybody else? Analysis. Okay, you say analysis. Okay, जब हम if का सवाल रख देते हैं, if का, remember, so it's application. If this thing happen, then what will happen? So if जब भी आप डालें सवाल के अंदर, so mostly वो application ही होता है। What will happen if? अगर ये हो जाए, so it's 2DC correction Farhan Khan. It's application. Okay. Now, what was the turning point in the story? Farhan, same question for you. What was the turning point? Sir, I think analysis का ही। Great. हो सकता है ना, स्टोरी का कोई भी टर्निंग पॉइंट का बता। Yeah, so different situations को एनालाइज कर रहा है कि कौन सी बात थी जिसके वजह से स्टोरी में। बिल्कुल फरहान अहमद, you are right. आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। थैंक यू। और आखिरी वाला है, ओके, नौशाबा। इसका क्या होगा? एनालिसिस इस वजह से क्यों कर एनालिसिस कि व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। तो अब मुख्तलिफ जो इवेंट्स हुए थे तो उनको वो एनालाइज कर रहा है कि कौन सी बात थी जिसकी वजह से ये स्टोरी इस स्टेज पे पहुंची या टर्निंग पॉइंट उसके लिए ये करार पाया। सो मुख्तलिफ सिचुएशन को अब एनालाइज कर रहा है, सो दैट इज द एनालिसिस। Okay, Noshaba is requested to answer this one. Evaluate the story, that whether the story had proper setting. Noshaba Altaf. Okay, anybody else may answer? Sir, I think evaluation होगी। बिल्कुल evaluation, 100% evaluation. Thank you. अब I request कि आप अपने माइक्स को दोबारा से म्यूट कीजिएगा। थैंक यू। ग्रेट। ओके, अब डिफरेंट कॉग्निटिव लेवल्स की प्रैक्टिस किस तरह से आप बच्चों को कराएंगे। अगर आप नॉलेज लेवल पे फोकस करना चाह रहे हैं कि छोटे लेवल पर, रिमेंबर वन थिंग कि सबसे पहले बच्चा नॉलेज ही गेन करता है। छोटे बच्चे नॉलेज ही गेन करते हैं, फिर उसके बाद कंप्रिहेंशन करते हैं। एकदम से आप एप्लीकेशन और एनालिसिस पर नहीं लेके जा सकते हैं। तो अगर नॉलेज बच्चे का डेवलप करना है, उसके लिए चीजों को बार बार रिपीट करा दिया करें। रिकॉल से मुराद ये है, रिपीट जब आप खुद करते हैं, और रिकॉल ये है कि आप बच्चों से कहें कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा, कल क्या बात हुई थी, कौन सी डेट थी वो, या राइटिंग के जरिए बच्चों को हम बेहतरीन प्रैक्टिस नॉलेज की करा सकते हैं। वो ज्यादा देर तक उनको याद रहता है जब वो राइटिंग करते हैं। सो रिपीट थिंग्स, और लेक्चर के दौरान रिकॉल कर लिया करें कि कल क्या पढ़ा था, इससे पहले पैराग्राफ में क्या पढ़ा, वगैरह वगैरह। कंप्रिहेंशन के लिए
डिस्कशन कर लिया करें, बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया करें, बच्चों से क्वेश्चंस कर लिया करें और बच्चों से क्वेश्चंस भी कर लिया करें और उनको भी क्वेश्चंस करने दे, जिस तरह कि अभी मैंने आपसे क्वेश्चंस कर लिए. सो आई इन्वॉल्व यू पीपल टू मेक यू कम्प्रहेंड कि आपको समझ आ भी गई कि नहीं. और इस तरह आखिर में फिर मैं आप लोग को अलाउ करता हूं कि आप लोग मुझसे क्वेश्चन करें ताकि आपकी कम्प्रहेंशन पैदा हो जाए. फिर समराइजिंग से बड़ी ज़बरदस्त कम्प्रहेंशन होती है. कोई भी स्लाइड हो, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी पैराग्राफ हो, जब आप पढ़ा लेते हैं तो किताब को एकदम बंद ना किया करें, बल्कि समरी पेश किया करें या बच्चों से समरी करवा दिया करें कि हमने जो पढ़ा क्या क्या बातें हुई, कौन से कंसेप्ट हमने पढ़े, तो बच्चे की कम्प्रहेंशन ज़बरदस्त डेवलप होगी. अगर आप एप्लीकेशन कराना चाहते हैं, सो एनालॉजी कहते हैं व्हेन यू गिव एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ. यानी आप इनर्शिया की मिसाल देना चाहते हैं या पेंडुलम की मिसाल देना चाहते हैं, साइकिल की मिसाल देना चाहते हैं. सो पेंडुलम की मिसाल, और बेचारा परेशान है कि पता नहीं पेंडुलम क्या चीज़ है. आप झूले की मिसाल दे दें कि झूले में आप बैठ जाते हो बेटा, तो टू एंड फ्रो मोशन, इस तरह से एक साइकिल भी कंप्लीट हो जाता है. नाउ आप एनालॉजी कर रहे हैं, डेली लाइफ से एग्जांपल्स दे रहे हैं. इनर्शिया की बात है तो आप कहते हैं गाड़ी से जब उतरते हैं, अगर गाड़ी चल रही हो तो थोड़ा सा हम ऑटोमेटिकली आगे की तरफ दौड़ लेते हैं. सो आप इनर्शिया को समझाने के लिए डेली लाइफ से एग्जांपल देते हो. एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी है कि आप डेली लाइफ से लाजमन एग्जांपल्स दिया करें. और प्रैक्टिस बट इन न्यू सिचुएशन, जो भी आप समझा देते हैं एग्जैक्टली उस चीज़ की प्रैक्टिस ना करवा दिया करें, बल्कि थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें करा दिया करें, थोड़ा सा स्ट्रेस बच्चों को दिया करें. Then Farhan has some sound problem again. Okay. अगर आप एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो एनालिसिस के लिए जो आसान तरीका है वो ये है कि आप कोई भी पैराग्राफ दे उनसे रिव्यू करवाएं, कोई भी टॉपिक के रिव्यू करवाएं, या कोई पैराग्राफ देकर उनको कहे कि इसके अंदर कोई पार्टिकुलर आइडिया, कोई पार्टिकुलर कैरेक्टर, कोई कंसेप्ट वगैरह आप मुझे आइडेंटिफाई करके दे दें, या दो पैराग्राफ, दो कंसेप्ट्स, दो क्वेश्चंस, दो इक्वेशंस वगैरह के बीच में सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस उनसे करवा दिया करें. सो इस तरह से बच्चे के अंदर एनालिसिस वाली, बल्कि इवन आप दो टीचर्स के बीच में आप उनसे एनालिसिस करवा सकते हैं कि अगर आपसे कहे कि फला टीचर मुझे ज़्यादा पसंद है, फला नहीं, तो आपसे नेक्स्ट सवाल उनसे ये नहीं कि सिर्फ मुझे पसंद है, पसंद नहीं है, नेक्स्ट सवाल उनसे ये कर लिया करें कि क्यों कर वो पसंद है और क्यों कर वो नहीं है. सो यहाँ पर वो सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस आपको बताएंगे कि इस वजह से फला टीचर मुझे ज़्यादा पसंद है और फला टीचर, उनके लोगों के पास बड़ी साउंड रीजंस होती हैं किसी भी चीज़ को लाइक एंड डिसलाइक करने के लिए. सिंथेसिस, बच्चों को प्रोजेक्ट्स, होम असाइनमेंट दिया करें और हमेशा सिंथेसिस के लिए बच्चों को गाइड कर लिया करें. हम जब भी बच्चों को कोई टास्क वगैरह देते हैं, so we don't provide them with enough details. So लाजमन आप enough details information उनको दिया करें. इससे सिंपल एक मिसाल इसकी है, हम कहते हैं एजुकेशन के ऊपर कोई ऐसे लेकर ले आए. अब एजुकेशन के ऊपर वो बेचारा क्या लिख कर आएगा? नो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन पर लिख कर आए, या वुमेन एजुकेशन पर, या गवर्नमेंट की तरफ से एजुकेशन को कितनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इस यानी कोई आप एंगल या जिसको आउटलाइंस वगैरह कहते हैं वो भी दिया करें. इस तरह मैथमेटिक्स में अगर आप कोई सवाल दे रहे हैं तो बाकायदा गाइडलाइंस वगैरह उनको प्रोवाइड कर लिया करें कि इस तरह से चीज़ मुझे बना कर लाया करें. या अगर प्रोजेक्ट भी वन दे रहे हैं तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स दे दे. प्रोजेक्ट डजंट मीन कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हो, कोई होम असाइनमेंट हो छोटा सा, अगर आपने कोई उनसे चार्ट वगैरह पे कोई चीज़ वगैरह बनवानी हो या कोई मॉडल्स वगैरह बनवाना हो, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट. और अगर इवेल्युएशन करवानी हो तो उसके लिए जो भी आप पढ़ा लेते हैं बच्चे से ओपिनियंस ले कि बेटा आज जो हमने पढ़ा इसके मुतालिक आपका क्या ख्याल है. बच्चों से पूछे कि आप मुझे कंक्लूड करके बताएं कि आया जो क्लेम कर रहा है कैरेक्टर, जो क्लेम कर रहा है ये राइटर, जो क्लेम कर रहा है जो ऑथर, आए ये ठीक है कि गलत है. या किसी चीज़ के इस्तेमाल के मुतालिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस वगैरह पूछ लिया करें. इस तरह से और एक्टिविटीज़ के जरिए भी आप इनकी कैपेसिटी डेवलप कर सकते हैं. So these were the different strategies through which these different cognitive levels can be developed. अब जो revised model आया है 2001 में, और जो लॉरेन एंडर, he was, remember, लॉरेन एंडर,
की तरफ से एक रिवाइज्ड वर्जन आया है ब्लूम टेक्सोनॉमी का, एंड ही वाज अ स्टूडेंट ऑफ ब्लूम। ये 1956 में, और इन्होंने 2001 में 1999 में इनकी डेथ हुई थी, तो उसके डेथ के बाद उन्होंने ये नया मॉडल पेश कर दिया। सारी की सारी चीज़ें तकरीबन वही हैं, सिर्फ आखिरी दो जो है उनको आगे पीछे कर दिया गया है। दो डिफरेंसेस ओवर देयर, एक तो ये है कि जो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी थी तो ये नाउन फॉर्म में थे, नॉलेज, कंप्रहेंशन, एप्लीकेशन, जबकि जो रिवाइज्ड वर्जन है सो वो वर्ब फॉर्म में है, रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। रीजन उसकी ये है कि वो कहते हैं कि नॉलेज, ये जो नॉलेज गेनिंग प्रोसेस है, इट्स नॉट अ स्टैटिक वन। जब नाउन हम यूज करते हैं तो इट बिकम स्टैटिक, बल्कि वो कहते हैं इट्स अ डायनेमिक वन, इट्स अ कंटिन्यूअस वन, ये जारी रहता है। दैट्स व्हाई ing फॉर्म हैज बीन यूज्ड और वर्ब फॉर्म हैज बीन यूज्ड। ओके, सी यू आफ्टर 10 मिनट्स, और इस स्लाइड को फिर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि इसके इंटरप्रिटेशन क्या है और क्यों कर दिए, जो दो चीज़ें हैं आगे पीछे की गई हैं। सी यू आफ्टर 10 मिनट्स इंशाल्लाह। थैंक यू।